आपकी सेहत कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर रोमेश गौड़, जो कि शहर के जाने माने अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं। और आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा खेलों के दौरान लगने वाली चोट, कारण, लक्षण और उपचार। डॉक्टर गौड़, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आकाशवाणी का धन्यवाद देना चाहता हूं मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। डॉक्टर रोमेश गौड़, आमतौर पर हम किसी प्रतियोगिता का इंतजार कर रहे होते हैं, जैसे हाल ही में T20 विश्व कप होने वाला है और इससे पहले भी प्रतियोगिताएं होती रही हैं, चाहे ओलंपिक खेल हों, चाहे राष्ट्रीय खेल हों, और अचानक हम सुनते हैं कि कोई खिलाड़ी चोटिल हो गया जी। और उसके चोटिल होने से पूरी टीम प्रभावित होती है। वो स्वयं नहीं खेल पाता, लेकिन टीम के प्रबंधन पर भी फर्क पड़ता है। तो खेलों के दौरान ये जो अचानक चोट लग जाती है, इसे आप किस रूप में देखते हैं? सर, एक खिलाड़ी के लिए मैं कहूँगा कई बार ये चोट उसका पूरा एक सीजन या फिर कई बार उसका एक खेल का करियर भी अफेक्ट हो जाता है इनकी वजह से। तो मेनली ये होता है कि अगर शुरुआत में बात करें तो अगर ठीक से कोई वार्म अप नहीं करता है या खेल खत्म होने के बाद आप स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको मस्कुलर चोट, लिगामेंट चोट हो सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसे स्पोर्ट्स भी होते हैं जिसमें इनहेरेंटली एक रिस्क होता है चोट लगने का। क्रिकेट में आपके बॉल लग सकती है, आपका पाँव ट्विस्ट हो सकता है दौड़ते समय, लैंडिंग के समय। फुटबॉल में किसी से टक्कर होने के बाद आपके कंधे में या किसी और जोड़ में चोट लग सकती है। तो अपने आप को कितना भी अगर हम बचाने की कोशिश करें तब भी स्पोर्ट्स इंजरीज मैं कहूँगा कि एक पार्ट एंड पार्सल होती हैं एक खिलाड़ी के जीवन का, और जितना हमें उनसे बच पाएँ उतना ही मुझे लगता है उस खिलाड़ी का जो खेल वाला जीवन है वो बेहतर होता जाता है। खेलों के प्रति रुचि बढ़ी है, आम व्यक्ति भी खेलों में रुचि ले रहा है और वो सुबह मॉर्निंग वॉक पर भी जाता है, दौड़ता भी है। और अक्सर हम देखते हैं कि कुछ इंडोर गेम्स जैसे बैडमिंटन है, ये टेबल टेनिस है, ये बहुत कॉमन है, इनको खेलने के लिए लोग उत्साही रहते हैं और कई बार चोट लग भी जाती है। आपने कहा कि वार्म अप एक्सरसाइज होनी बहुत जरूरी है या स्ट्रेचिंग खेल के बाद, ये क्या है डॉक्टर गौड़? जैसे आपने बताया कि सुबह आदमी एक्सरसाइज के लिए जा रहा है तो रात भर आपकी मसल्स एक रेस्ट अवस्था में है, और अगर आपने बिना उनको एक्टिवेट किए, बिना उनको गर्म किए और आपने सीधे बैडमिंटन में एक स्मैश मार दिया तो बहुत संभावना है कि आपका जो कंधे का रोटेटर कफ होता है, जो कंधे को हिलाने का काम करता है, मोड़ने का काम करता है, वो टूट सकता है। इसी तरीके से बिना वार्म अप किए अगर आप दौड़ने चले गए, शुरू से ही एकदम से पूरा फुल स्पीड आप दौड़ने लग गए, तो चांसेस हैं कि आपकी हैमस्ट्रिंग खिंच सकती हैं, आपकी काफ इंजरी हो सकती है। तो इसलिए वार्म अप का महत्व ये होता है कि आपको वो जो मसल ग्रुप्स उस खेल में यूज होंगे उनको एक्टिवेट करना होता है, उनको वार्म करना होता है, जिससे कि सडन मूवमेंट्स पे उन पे कोई चोट ना आए। इसी तरीके से स्ट्रेचिंग, अब आपने मसल्स यूज करी, पूरा आपने गेम अपना कंप्लीट किया, तो मसल्स के अंदर माइक्रो इंजरीज हो जाती हैं थोड़ी थोड़ी, जो एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है। स्ट्रेचिंग से आप धीरे धीरे उस मसल को अपने वापस शेप में लेके आते हैं, उसके अंदर जो माइक्रो इंजरीज होती हैं उनको आप एक बेटर अलाइनमेंट करते हैं, और स्ट्रेचिंग करने से भी काफी हद तक आप मसल इंजरीज से स्पेशली बच सकते हैं। अब हम एक एक करके बात करते हैं विभिन्न अंगों की। सामान्य तौर पर हम सुनते हैं कि कंधा डिसलोकेट हो गया या कंधे में दर्द है, ये क्या है डॉक्टर साहब? कंधे में दर्द का मोस्ट जो कॉमन कारण हो सकता है वो हमारे, मैंने बताया, रोटेटर कफ होता है, उसमें एक मसल होती है सुप्रास्पाइनेटस, जिसका काम होता है हमारे कंधे को ऊपर की तरफ उठाना। अब जब हम सडन मूवमेंट कोई जैसे बिना वार्म अप के अगर करेंगे तो वो अपनी जहां पर वो हड्डी से जुड़ रही होती है वहां से वो कई बार उखड़ जाती है, या तो पूरी या आधी, पार्शियल टेयर हो सकता है, कंप्लीट टेयर हो सकता है। वो दर्द का भी कारण होता है और कंधे में कमजोरी भी महसूस करता है खिलाड़ी। इसके अलावा आपने बात करी कंधा निकलना, तो कंधे की संरचना आपने देखा होगा, कंधा एक इकलौता ऐसा जॉइंट होता है जो पूरा 360 डिग्री आप मूव कर सकते हैं। इस कारण से कुदरत ने, भगवान ने उसको इस प्रकार से बनाया है कि इनहेरेंटली वो एक अनस्टेबल जॉइंट है, तभी उसमें इतनी ज्यादा मोबिलिटी है। यही हमारे कंधा निकलने का कारण है, क्योंकि मोबिलिटी मिलती है सॉफ्ट टिश्यूज से। उसका जो संरचना है कंधे की वो इस प्रकार से है कि बोनी टिश्यूज ज्यादा नहीं है, सॉफ्ट टिश्यूज ज्यादा है, और सडन इम्पैक्ट से अचानक चोट लगने के कारण उस सॉफ्ट टिश्यू को, यानी उस मसल्स को, लेब्रम को तोड़ता हुआ हमारा जो बॉल है कंधे का वो बाहर आ जाता है। एक बार वो बॉल बाहर आ गया तो वो जो लेब्रल टिश्यू था जो उसको रोके हुए था वो उखड़ जाता है। फिर अगर दोबारा उस पोजीशन में कभी भी वो बॉल आई, वो अपने आप, जैसे समझिए खेत की मुंडेर हट गई है तो पानी लीक कर जाता है, ऐसे ही वो कंधा हमारा बार बार निकलने लग जाता है। इसको रिकरेंट डिसलोकेशन। जी, हम क्रिकेटर्स की बात करें तो कई खिलाड़ी, आमतौर पर बॉलर्स और बैट्समैन, इससे ग्रसित बहुत कॉमन है। शुरू से अगर हम बात करें, जवागल श्रीनाथ को हमने देखा था वो अंडर आर्म थ्रो करते थे, उसका कारण यही था कि जैसे आप हाथ ऊपर उठाएंगे वो निकल जाएगा। आज की जनरेशन में भी कई खिलाड़ी हैं और इसकी वजह से ऑपरेशन भी कराते हैं, उसके बाद उनका खेल भी प्रभावित होता है।
होता है इससे, तो है ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। एक कॉमन प्रॉब्लम है। और जब सचिन खेलते थे उस दौरान टेनिस एल्बो की समस्या उनके साथ आई थी। ये टेनिस एल्बो क्या है? जैसे रोटेटर कफ में आपकी कंधे की मांसपेशी उखड़ती है, ऐसे ही टेनिस एल्बो में आपकी जो एल्बो की मांसपेशी है कोहनी की, जो आपके हाथ को सीधा करती है, जो कि ज्यादा मूवमेंट टेनिस में यूज होता है जब आप बैकहैंड शॉट मारते हैं, तो वो मांसपेशी अपनी जगह से बाहर की तरफ से हल्का सा, उसमें नॉट एग्जैक्टली उखड़ती नहीं है, बट उसके अंदर एक इन्फ्लेमेटरी फोकस बन जाता है, एक सूजन आ जाती है, जिसको हम लेटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस या आम भाषा में टेनिस एल्बो बोलते हैं। और इसमें भी कुछ स्ट्रेचिंग, कुछ दवाइयां, और अगर नहीं फर्क पड़ रहा है, रिकरेंट टेनिस एल्बो है, तो कुछ स्टेरॉइड इंजेक्शन से उसको पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। जी, जब हम कॉमन स्पोर्ट इंजरीज की बात करते हैं तो उसमें घुटना एक ऐसा अंग है जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। जी बिल्कुल। जिसमें उसमें दर्द भी होता है और लॉकिंग है, इंस्टेबिलिटी है। तो थोड़ा बताएं कि घुटने की संरचना और घुटने में होने वाली जो चोटें हैं जिससे घुटना प्रभावित होता है। सर बहुत इम्पॉर्टेंट जोड़ है घुटना, दो कारणों से। एक तो कंधा अगर आपका दिक्कत दे रहा है तो आप कंधे को रोक के काम कर सकते हैं, अपने सारे काम करते हैं। मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ, खिलाड़ियों की नहीं। लेकिन अगर आपके घुटने में दिक्कत है, आप चलना बंद नहीं कर सकते, चलना तो जीवन का पार्ट है। तो घुटने की दिक्कत इसलिए ज़्यादातर हमारे पास जो स्पोर्ट्स इंजरीज भी आती हैं, जनरल जो पब्लिक आती है, उसमें घुटने वालों की समस्याएं ज़्यादा होती हैं, कंधे वालों की और बाकी जोड़ों की कम होती हैं। घुटने के साथ क्या होता है, घुटने का या किसी भी जोड़ की जो संरचना होती है, वो दोनों हड्डियों को आपस में जोड़ने वाले कुछ तंतु होते हैं जिनको लिगामेंट्स बोलते हैं। वो लिगामेंट्स, जैसे घुटने के अंदर 4 मेन लिगामेंट होते हैं, 2 क्रूशिएट लिगामेंट्स होते हैं, एंटीरियर क्रूशिएट एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट, और 2 कोलेटरल लिगामेंट्स होते हैं, लेटरल और मीडियल कोलेटरल। इनका काम होता है एंटीरियर और पोस्टीरियर का घुटने को आगे पीछे जाने से रोकना, और साइड वालों का काम होता है दाएं बाएं जाने से रोकना। अब किसी भी, जैसे आपका पाँव गड्ढे में पड़ गया, आप दौड़ रहे हैं और एक गड्ढा था, आपने ध्यान नहीं दिया, या सीढ़ी से आप उतर रहे हैं, ध्यान नहीं दिया, और सडनली आपका पाँव गड्ढे में पड़ा, और आपकी जो नीचे वाली जो घुटने की हड्डी है वो सडनली आगे की तरफ जाएगी, और वो ACL जो उसको रोक रहा था वो रोकने की कोशिश करेगा। बट अगर फोर्स इंपैक्ट इतना ज्यादा है कि ACL रोक नहीं पाएगा तो ACL वहां पे टेयर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर सामने से कोई चीज टकराई तो PCL टीयर हो सकता है, अगर घुटना दाएं या बाएं मुड़ा तो कोलेटरल टीयर हो सकते हैं। इसके अलावा 2 गद्दियां होती हैं घुटने के बीच में, जिसको हम मेनिस्कस बोलते हैं। कई बार जैसे दांतों के बीच में जीभ आ जाती है, दोनों हड्डियों के बीच में वो मेनिस्कस क्रश हो जाते हैं। तो ये बड़ी कॉमन, बहुत कॉमन इंजरीज हैं जो खिलाड़ियों में देखने को मिलती हैं। तो ये जो लॉकिंग है ये क्या है? सर जैसे अभी हमने मेनिस्कस की बात करी, वो क्रश हो जाता है, तो उसका कोई टुकड़ा कई बार दोनों हड्डियों के बीच में जाके अटकने लगता है। तब हमारे पास मरीज इस शिकायत के साथ आता है कि चलते चलते अचानक से एक आवाज आती है और उसके बाद घुटना सीधा नहीं हो पाता है। इसको हम लॉकिंग बोलते हैं। हम इसमें MRI कराते हैं, मोस्टली एक्सरे में, चूंकि सॉफ्ट टिश्यूज दिखते नहीं है, मेनिस्कस दिखता नहीं है। MRI में इसका एग्जैक्ट पता चल जाता है कौन सा हिस्सा टूटा है, नहीं टूटा है, और उसके हिसाब से इसका इलाज किया जाता है। डॉक्टर साहब, आपने जो मुख्य अंग है इनके चोट के बारे में बताया, एंकल इंजरीज भी काफी होती हैं। सर बहुत कॉमन है। अगेन जैसे गड्ढे में पाँव पड़ा और सडनली अगर हुआ, तो एंकल में भी एक इनहेरेंटली एक ऐसा जॉइंट होता है जो बहुत ज्यादा आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पूरा फोर्स इंपैक्ट आपके एंकल पे ही पड़ रहा है, फुटवियर ठीक नहीं है अगर आपका, तो सडनली अगर पाँव ज्यादातर अंदर की तरफ मुड़ता है और लेटरल लिगामेंट्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। अच्छी बात यह है कि घुटने की अपेक्षा एंकल लिगामेंट्स की हीलिंग बेटर होती है, क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई बेटर होती है। तो एंकल लिगामेंट्स में हम मोस्टली अगर लिगामेंट इंजरी है तो उसको इमोबिलाइज करते हैं 2 हफ्ते के लिए, कच्चा प्लास्टर या कोई गर्म पट्टी देते हैं, और वो स्वतः अपने आप 2-3 हफ्तों में हील हो जाता है। उसके बाद रिकवरी पीरियड शुरू हो जाता है। जी, अब थोड़े बैक इंजरीज की बात करते हैं। ये क्या है? सर बैक इंजरीज अब आजकल तो बड़े चर्चा में भी है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह तो बिल्कुल खेल ही नहीं पा रहे हैं, एक मैच खेलते हैं बैक इंजरी के कारण बाहर, तो खिलाड़ियों के लिए कितना जरूरी है देखिए। तो इसमें क्या होता है कि जब भी, अब स्पेशली अगर हम फास्ट बॉलर की बात करें, तो जब आप अपना फास्ट फाइनल इंपैक्ट जब आप बेंड करके डालते हैं तो उस टाइम पे आपके बैक पे बहुत स्ट्रेन पड़ता है। तो अब इसमें क्या करते हैं बॉलर, जैसे हार्दिक पांड्या, इन्होंने अपना एक्शन ही बदल लिया, क्योंकि अगर आपने वो इम्पैक्ट लगातार आप डालते रहे तो आप कभी हीलिंग नहीं हो पाएगी उस मसल्स की। तो वो सडन मूवमेंट के कारण जो सारी चीज़ें अभी हमने बात करी, कंधे में होती हैं, एंकल में होती हैं, नी में होती हैं, वही बैक मसल्स के साथ भी होता है कि वो अपनी जगह से निकल सकती है, मतलब उसमें इन्फ्लेमेटरी फोकस बन सकता है। दूसरा, हमारी बैक सब जानते हैं कि छोटी छोटी कई सारी हड्डियों से मिलकर बनती है, वर्टिब्री बोलते हैं जिनको, और इनके बीच में जो जोड़ता है उसको एक डिस्क बोलते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो वो डिस्क की संरचना भी एक रबर की डिस्क की तरह होती है, उसके अंदर एक जेल फ्लूइड होता है। तो सडन मूवमेंट के कारण कई बार वो जेल एक दरार से बाहर निकल आता है, जिसको स्लिप डिस्क कहते हैं, वो भी बड़ा कॉमन इंजरी है। तीसरी बैक इंजरी होती है कि कई बार जो वर्टिब्रा है
उसी में एक छोटा सा माइक्रो फ्रैक्चर हो जाता है, उसको स्पॉन्डाइलोलाइसिस कहा जाता है। ये सीटी में पकड़ में आता है अगर हमें लगता है कि हाँ सारी चीज़ें हम कर चुके हैं लेकिन फाइंडिंग नहीं आ रही है। तो ये सारी इंजरीज़ के कारण, और सारी इंजरीज ट्रीटेबल हैं। खिलाड़ियों के लिए इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप कितने दिन रेस्ट करेंगे, सीजन मिस करना है या नहीं करना है। तो टाइमली अगर पता चल जाए तो इसका बेटर उपचार हो सकता है। डॉक्टर गौड़, आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि चोट के जो जोखिम के कारक हैं वो कौन कौन से हैं, कब कब चोट लगने की संभावना ज्यादा रहती है? सर, एक तो जब हमने शुरू से बात करी, मैं संक्षेप में फिर से बताता हूँ कि जब भी आप अपना एक गेम का सेशन शुरू कर रहे हैं, वार्म अप जरूर करें। हमेशा एफर्ट शुरू में आप कम यूज करें, उसके बाद धीरे धीरे अपना एफर्ट बढ़ाएं अगर आप उसके आदी नहीं हैं तो। गेम खत्म होने के बाद अपनी स्ट्रेचिंग जरूर करें। अपने फुटवेयर या जो भी, अगर आप बैडमिंटन खेल रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस कोर्ट में खेल रहे हैं, क्योंकि अगर आप हार्ड कोर्ट में खेल रहे हैं और आपके शूज़ ठीक नहीं है तो आपके घुटनों में इम्पैक्ट इंजरीज यानी कार्टिलेज डैमेज भी हो सकता है। शूज़ बेटर होने चाहिए। अगर आप रनिंग कर रहे हैं, शूज़ बेटर होने चाहिए। आजकल एक बड़ा अच्छा प्रोसीजर भी आ गया, उसको हम बोलते हैं फुट एनालिसिस, जिसमें देखा जाता है कि किसी का पैर अंदर की तरफ पड़ रहा है या बाहर की तरफ पड़ रहा है, और उसका स्पेसिफिक फुटवेयर फिर बना दिया जाता है उसको निगेट करने के लिए। तो अगर हम सारे इक्विपमेंट्स ठीक यूज़ कर रहे हैं, वार्म अप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, मैदान जहाँ खेल रहे हैं उसकी वो भी ठीक होना चाहिए, तो इंजरीज को हम कम से कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, यदि खेल के मैदान में इस तरह की कोई चोट लग जाती है तो उस समय किन बातों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इमीडिएटली चोट लगी है, दर्द में है जो खिलाड़ी है, तो सबसे पहले तो उस पार्ट को हमें रेस्ट देना होता है, हमें यूज़ नहीं करना होता है। रेस्ट देने के बाद एक बार वहाँ पे नॉर्मली तो खेल के मैदान में फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं, बट अगर कोई नॉर्मल आदमी खेल रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, तो उसको इमोबिलाइज कर दें। मान ले घुटने में चोट लगी है तो उसको मोड़ने या सीधा करने की कोशिश ना करें, जिस पोजीशन में वो कंफर्टेबल है उसमें रहने दें और उसी में इमोबिलाइज कर दें। उसमें बर्फ़ लगाएं, जो भी इमीडिएटली ठंडी चीज़ अवेलेबल हो, गर्म पानी बिल्कुल ना लगाएं। और फिर अगर कोई ओपन इंजरी नहीं है, दिख रहा है खून वगैरह नहीं है, तो उसको उसी रेस्टिंग पोजीशन में फिर किसी चिकित्सक के पास ले जाके फिर उपचार कराना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये जो चोट है, खासतौर से खेल के दौरान जो चोटें लगती हैं, उसमें जटिलताएं क्या आ सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? सर, एक तो डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, कि आप ये पता लगा पाएँ कि एग्जैक्टली पैथोलॉजी क्या है, कौन सी मसल है जो परेशान कर रही है, कौन सा लिगामेंट है जो परेशान कर रही है। और आजकल स्पोर्ट्स इंजरी एक बिल्कुल अलग विज्ञान बन चुका है, एक अलग ब्रांच बन चुकी है ऑर्थोपेडिक्स में बोलूँगा। तो स्पेशलिस्ट देहरादून में भी बहुत सारे स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले डायग्नोसिस शुड बी एक्यूरेट, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि जिसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं वही बीमारी है। उसके अलावा जब आप सर्जिकल ट्रीटमेंट है या मेडिकल ट्रीटमेंट है, जब ये डिसाइड हो जाता है, तो खिलाड़ी के लिए इंपॉर्टेंट यही है कि कितना उसको रेस्ट करना है। उस खिलाड़ी के लिए अच्छा क्या है, कुछ क्रिकेटर्स हैं जिनका कंधा उतरता है, लेकिन सर्जरी इसलिए नहीं कराई कि फिर उनकी बॉलिंग इफेक्ट हो जाएगी। अभी वो बॉलिंग कर पा रहे हैं, कंधा निकलता है वापस बैठा लेते हैं, लेकिन जो करियर बचा हुआ है वो ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो खिलाड़ियों के हिसाब से भी ये ट्रीटमेंट हम प्लान कर सकते हैं। डॉक्टर गौड़, हम सभी जानते हैं कि क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेला जाता है हमारे देश में, और क्रिकेट में चोट लगने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। हम जब ड्राइविंग के लिए अक्सर हेलमेट की बात करते हैं, इसी तरह से क्रिकेट में भी जैसे हैंड गार्ड है, लेग गार्ड है और हेलमेट है, ये बहुत ज़रूरी हैं। चेस्ट में भी गेंद लगने की संभावना रहती है। आप क्या कहेंगे, किस तरह की सावधानी के साथ हम खेलें? एक तो सबसे इम्पोर्टेंट, मैं तो खुद भी क्रिकेट खेलता रहा हूँ बचपन से, तो अगर आप सेफ्टी के सारे इक्विपमेंट्स आपने पहने हुए हैं ना, आपका खेल भी बेहतर हो जाता है, क्योंकि वो डर खत्म हो जाता है कि मेरे चोट लग सकती है। तो थाई गार्ड इनफैक्ट कई लोग नहीं पहनते थे, अब सबने पहनना शुरू कर दिया। तो अगर आपके चेस्ट गार्ड, थाई गार्ड, पैड्स, हेलमेट सब कुछ आप पहन के खेल रहे हैं तो आप फ्री होके खेल सकते हैं। दूसरा, हमें शुरू से मुझे लगता है कि बचपन में ही बच्चों को भी आदत डालनी चाहिए, क्योंकि होता ही है कि आदत नहीं होती है पूरे इक्विपमेंट्स के साथ खेलने की, और वही कई बार घातक हो जाता है अगर बॉल गलत जगह लग गई, सिर में कहीं लग गई। तो सेफ्टी शुड बी द प्रायोरिटी, क्योंकि जीवन से बड़ा और कोई मूल्यवान चीज़ नहीं है। और खिलाड़ी के लिए तो मैं कहूँगा कि अगर चोट गहरी लग गई और उसका सेशन मिस हो गया तो वो तो उससे तो बुरा कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए सेफ्टी प्रायोरिटी रख के ही सारे खेल खेलने चाहिए। तो डॉक्टर रोमेश गौड़, आज आप इस कार्यक्रम में आए और खेलों के दौरान लगने वाली चोट, कारण, लक्षण और उपचार विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।